आपकी जमीन उनको चाहिए तो वेस्टलैंड तो वो खरीदेंगे नहीं, पहले इसको डेवलप करो, फिर आपकी तो हैसियत है नहीं जमीन को रोके रहने की, दे दो उनको डेवलप करके। तो वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जितने चल रहे हैं और वर्ल्ड बैंक के डोनेशन से ये जो जगह जगह तालाब बनाने के काम चल रहे हैं, वो तो इसी के लिए चल रहे हैं। अभी हमारे देश में आपने देखा है ना, एक पानी बचाने का, वाटर हार्वेस्टिंग का बड़ा अभियान चल रहा है, जिसमें अन्ना हजारे जी का नाम आया। ऐसे और भी लोग हैं, राजेंद्र सिंह राणा हैं, अन्ना हजारे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके पीछे का जरा सच आप समझिए तो आंखें खुल जाएंगी आपकी। सच ये है कि भारत सरकार उसके लिए फंड्स दे रही है, ठीक है। कापार्ट नाम की एक एजेंसी फंड्स दे रही है कि गांव गांव तालाब बनाओ। गुजरात में बने हैं 10,000 या 10,500 तालाब बने। सरकार को फंड्स दिए हैं वर्ल्ड बैंक ने कि आप हर एक जमीन के नजदीक तालाबों की व्यवस्था करो। तो सरकार वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके तालाब खोद रही है, जगह जगह तालाब बना रही है। आपको लग रहा है देश का विकास हो रहा है। 2005 के बाद ये गेट आ रहा है, गेट आ रहा है तो जमीन खरीदने के लिए उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। तो आपके बने हुए तालाब, आपकी जमीन उनके काम आने वाली है, तो वो तो करेंगे ही। जो भी सरकारी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं या विदेशी पैसा लेकर एनजीओ बनाकर काम कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली 2 साल के बाद आपको लगेगा कि तो देश के तो सबसे बड़े दुश्मन यही, जिनको मैग्सेसे पुरस्कार मिल रहा है, जिनको ये तो राजस्थान वाले जानते हैं, राजेंद्र सिंह राणा को मैग्सेसे पुरस्कार मिल गया है। अन्ना हजारे को भी अभी आप देखना एक आध हफ्ते में मिल जाएगा मैग्सेसे पुरस्कार। अन्ना हजारे के इंटेंशंस बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिक्स चल रही है वो जरा समझिए। महत्व की बात यह है, पैसा आया वर्ल्ड बैंक से, भारत सरकार की एक एजेंसी कपार्ट को, कपार्ट से आपने लिया, ठीक है, और आपने बना दिए तालाब, कहां, जहां वेस्टलैंड है, और उसको डेवलपमेंट के नाम पर बनाए। 2005 के बाद आ रहा है गेट करार, जिसमें हर विदेशी कंपनी को हजारों एकड़ जमीन खरीदने की छूट है तालाब के साथ। तो उन्होंने आके झटके में वो सब खरीद लिए। तो मेहनत आपने की, तालाब आपने बनाए, जमीनें आपकी थी, चले गए उनके हाथ में। नहीं, बेचना तो मजबूरी हो जाएगी ना। मजबूरी ऐसी कि जैसे मैंने समझाया कि मान लो मैं खेती करता हूं, ऐसे कल्पना करो 10 बीघा खेत है, मेरे पास 2 तालाब हैं। अब मैं जो कुछ भी पैदा कर रहा हूं, बाजार में उसका भाव गिर गया, ठीक है, मैं 1 साल बेचा, 2 साल बेचा, लोन लेके किया, अगले साल लोन लिया, लोन बढ़ता गया। एक दिन बैंक आएगी, कुड़की करेगी, क्योंकि बाजार में जो भी विदेशों से इंपोर्टेड आइटम्स आ रहे हैं वो बहुत सस्ते हैं, मुझको भाव नहीं मिल रहा है, मुनाफा होगा नहीं, तो खेती में लागत बढ़ती गई, कर्ज भी बढ़ता गया। एक दिन बैंक आकर या तो आपके पूरे खेत को ले लेगी और वो नीलामी कर देगी, नीलामी में गया आपके हाथ से, या आप ही खुद बेच देंगे बैंक का कर्जा देने के लिए कि भाई अब मैं नहीं कर सकता तो बेचो और बैंक का कर्जा पटाओ। तो परिस्थिति बना दी उन्होंने कि आप बेच ही दें उसको, वो ये नहीं कहेंगे आप बेचो, वो परिस्थिति ऐसी बनाएंगे कि आप सरवाइव ही नहीं कर सकें उसमें। जी क्या? ईएमआर, हाँ वो मैं आ रहा हूं, नेक्स्ट चैप्टर पे आ रहा हूं। अभी खेती वाला मैं क्लोज करना चाहता हूं, इसमें कोई और सवाल हो तो पूछो। हाँ, हर साल का जो टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसका 0.5% बढ़ता जाएगा। जैसे ऐसे समझिए, पहले साल 8 लाख टन किया, अब आपका कंजम्पशन 1 करोड़ टन का है, तो उसका 0.5% निकाल लो। अगले साल फिर उतना करना है, फिर उसके अगले साल और 0.5% निकाल लो। तो मैंने ये कैलकुलेट किया, करीब 12, 14, 15 साल में आपके बाजार में आप कुछ पैदा न करें, सब कुछ वहां से आए, ऐसी स्थिति बन जाएगी। आप सिर्फ कंज्यूम करिए, प्रोडक्शन मत करिए। नहीं, अपने फेवर का प्रोविजन है वो मैं बताता हूं। देखिए, इसमें अपने फेवर का एक प्रोविजन था, लेकिन उसका टाइम निकल गया। उसमें एक टाइम पीरियड दिया था, डेवलपिंग कंट्रीज निगोशिएट कर सकते हैं। एक प्रोविजन इसमें ऐसा था कि ये जो प्रोविजन मैंने सुनाए, इन पर आप डेवलपिंग कंट्रीज की ओर से कोई ग्रुप बना के डेवलप्ड कंट्रीज के साथ निगोशिएट कर सकते थे। निगोशिएशन क्या कर सकते थे? इतना कि अच्छा ये 8% है, इसको 6% कर दो। ये नहीं कर सकते कि इसको हटा दो इसमें से। मैंने पहले ही वो बात की पढ़ के सुना दिया तुमको
कि ये पूरा एग्रीमेंट या तो स्वीकार करिए या तो टोटली रिजेक्ट करिए। इसमें ये नहीं कर सकते कि भाई 8% आपने जबरदस्ती है हमारे ऊपर ज्यादती है, आप ऐसा करो 6% कर दो ये इंपोर्ट वाला, या 4% कर दो या 2% कर दो, ये नहीं है। हाँ, वो तो अमेरिका में तो इतना डॉलर छपता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब यही होता है कि आपके पास बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उससे ज्यादा आपने मुद्रा प्रिंट करके फेंकना शुरू किया। तो अमेरिका तो इसके लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। अभी आज की तारीख में दुनिया के 10-12 देश, ज्यादा बात नहीं करता, 10-12 देश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया मिलकर ये बोल रहे हैं कि हम सारा सोना अमेरिका को वापस देंगे, सारा डॉलर अमेरिका को वापस देंगे, सोना दे दो हमको। तो अमेरिका पायमाल हो गया, कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया है। हाँ, फिर भी ज्यादा। तो उन्होंने किया हुआ है, वो मैकेनिज्म बनाया है उसका कि डॉलर भयंकर प्रिंट करने के बावजूद डॉलर का रेट नहीं गिरना, उसके लिए मैकेनिज्म बना रखे हैं। वो जो पहले दिन का व्याख्यान था वो यही बताने के लिए था। अब वो मैकेनिज्म में हम फंस गए हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो जाएगा, हम भी उनके साथ लगे हैं। तो डेवलपमेंट तो उनका हो रहा है, हमसे तो वो चूस के सब ले जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, एक दृष्टि की बात बताता हूं। कहीं भी सरकार की तरफ से अगर कोई प्रोजेक्ट आया है, कोई एनजीओ किसी प्रोजेक्ट को लेके आया है, एनजीओ की मेरी परिभाषा जो है, जो समाज से कुछ लेके काम नहीं करते, सरकारी फंड पे जो काम करते हैं या विदेशी फंड पे जो काम करते हैं, अगर कोई भी एक प्रोजेक्ट कोई एनजीओ लेके आया है या सरकारी पैसे से चलाया गया है, आप जान लेना वो सारा का सारा गैट करार की तैयारी के लिए ही है इस देश में। वनौषधि का इन्होंने कहा, वनौषधि आप लगाइए, इसके लिए भारत सरकार की कापाट एजेंसी बड़े पैमाने पर लोन दे रही है, लेकिन वो वनौषधियों पर 2-3 साल के बाद कंट्रोल उनका है जो जमीन खरीद ले। प्लांट आपने लगाए, मेहनत आपने की, प्लांट आपने बड़े किए, खरीद लिया उन्होंने पूरा का पूरा। हाँ, अब देखिए, इसमें एनजीओ एक दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। एक ऐसे एनजीओ जो लोगों से पैसा लेकर लोगों के काम में लगे हैं, जिनको सरकार से पैसा नहीं लेना है, विदेशी संस्थाओं से पैसा नहीं लेना, उनके ऊपर आप एक बार जरूर श्रद्धा कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। लेकिन सरकारी पैसा कहीं भी किसी एजेंसी से लेकर अगर कोई काम कर रहा है, एक बार तो जरूर आप उसको शक की नजर से देखना और आपको दिखाई दे जाएगा क्या हो रहा है। राजेंद्र सिंह राणा को रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिला, फिर पूरे देश में उसकी यात्रा चलाई जा रही है, जल यात्रा हो रही है। वो जल यात्रा किस लिए हो रही है कि आप तालाब बनाते जाओ, 2-3 साल के बाद ये जमीन जाने वाली है उनके पास, उनको तालाब चाहिए, क्योंकि खेती उनको करनी है और बड़े पैमाने पर करनी है। तो आप तो ये कहो कि हम तो बहुत बड़ा काम करने निकल पड़े और आप तो बन गए उनके एजेंट। अच्छा, आप एक बात ध्यान देना, जो भी व्यक्ति समाज सेवा का काम अपनी हिम्मत और ताकत से करेगा, अपने समाज के पैसे की ताकत से करेगा, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। ये पिछले 50 साल में मैं आपको पूरी लिस्ट बता सकता हूं। लेकिन जिसने भी विदेशी पैसे पर काम किया, सरकारी पैसे पर काम किया, उसको मैग्सेसे भी मिलेगा और आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, क्योंकि उनको रिकॉग्निशन उसी का कराना है जिससे काम करवाना है। हम ये राजकोट जाते हैं, बेलजी भाई के परिचित एक सज्जन है, वो नीम का पेड़ लगाने का काम करते हैं, उनको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं। वो क्या नाम है उन भाई का जो नीम का पेड़ लगाते हैं? नीम, रामजी भाई। तो एक दिन बता रहे थे कि कितने कितने वन उन्होंने बना दिए। अब मुझे लगा कि इस आदमी ने तो इतना बड़ा काम किया अकेले दम पे, उसको कभी मैग्सेसे अवार्ड नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो अपनी ताकत से, अपने लोगों की मदद से कुछ कर रहा है। अगर वही काम वो कपाट की मदद से करता, वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट पर करता, 2 रोमन मैग्सेसे अवार्ड मिल गए होते अब तक उसको। ये जो अवार्ड की पॉलिटिक्स है, ये भी इसके साथ एक हिस्सा है। तो आप कई बार जो है ना, अब इसमें से एक बात निकल आएगी आ गई चर्चा में। हमारे मन में हमेशा आता है ना, किन संगठनों से सहयोग करें, किन के साथ नहीं करें, किन के साथ करें, किन के साथ नहीं करें। कार्यकर्ताओं के मन में हमेशा चलता रहता है ना। कई बार अच्छा काम होता हुआ दिखता है तो आप कहोगे ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम नहीं कर सकते, चलो हम इसके साथ मदद करें। तो आप ऐसे संगठनों के साथ कभी भी काम नहीं करना जो सरकारी पैसे पर और विदेशी पैसे पर काम करते, नहीं तो आप भी उसी लपेटे में आ जाएंगे।
कल को क्या होगा? उनकी आदत है कुछ लोगों को खड़ा करना, उनकी मदद से काम करा लेना, फिर उनको निकाल बाहर फेंकना। ये काम उन्होंने राजा राममोहन रॉय से तब कराया था, यही काम अब राजेंद्र सिंह राणा से करा रहे। और ये जो इस तरह के लोग हैं जो सरकारी फंड्स पे काम करेंगे और विदेशी पैसे से काम करेंगे, वो प्रश्न उठाएंगे जो विदेशी प्रभाव के नहीं होंगे। आप ध्यान दीजिए, राजेंद्र सिंह राणा कभी स्वदेशी की बात नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप उससे कहो कि गांव में बना हुआ दातून इस्तेमाल करने के लिए भी तो एक अभियान चलाओ, तो वो कहेगा ये तो छोटी बात है। सरकार से 2 करोड़ रुपए लेके तालाब बनाओ, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो गांव के लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, ऐसा कोई अभियान वो नहीं चलाएंगे। उनके सारे अभियान जो चलेंगे वो ऐसे होंगे जो गांव के लोगों को परावलंबी बनाते जाएं, या तो सरकार के ऊपर या विदेशी संस्थाएं जो लोन देती हैं उनके ऊपर। अब इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है ये। राजेंद्र सिंह राणा तो एक प्रतीक है, मैंने बोल दिया आपको, क्योंकि आप अक्सर ऐसे चपेटे में फंस जाते हैं। हमारे कार्यकर्ता चले जाते हैं, कहते मीटिंग कराओ उसकी, पैम्पलेट बांटो उसके, पोस्टर लगाओ उसके, बड़ा आदमी है, मैग्सेसे अवार्ड मिल गया तो इतनी बड़ी बात कर रहा है। समझ के करिए, समझ के करिए, कल को आपको धोखा ना हो जाए। क्योंकि ये सब चीजें जो चल रही है ना, वो एक कैलकुलेशन से चल रही हैं। एट रैंडम कहीं कुछ भारत में शुरू नहीं होता, कम से कम विदेशी मदद से तो कहीं कुछ नहीं शुरू होता। तो ये वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, या वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये अल्टीमेटली सब उनके लिए चल रहे हैं जो 2-3 साल के बाद आपके यहां बड़े पैमाने पर आने जा रहे हैं। और वो क्या करते हैं, धर्मपाल जी ने कल कहा था, आपने ध्यान दिया कि नहीं, वो कुछ भी काम करते हैं उसकी तैयारी 50 साल पहले कर लेते हैं। 50 साल पहले वो तैयारी कर लेते हैं। गेट के माध्यम से ये भारत में उन्हें कराना है, इसकी तैयारी उन्होंने 1952-53 में शुरू कर दी है। मैं उसके बारे में नहीं कह सकता क्योंकि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन राजेंद्र सिंह राणा के बारे में मुझे पक्की जानकारी है। उन्होंने करोड़ों रुपए विदेशी फंड लेके ये तालाब बनाने का काम शुरू किया और उसी फंड से अब यात्राएं उन्होंने निकालना शुरू किया और वो यात्राओं को अब सरकार ने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। कर्नाटक में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, गुजरात में उनकी यात्रा सरकार निकालती है, वगैरह वगैरह। तो उनके बारे में चूंकि मेरे पास पक्की जानकारी है और मेरे पास ये भी जानकारी है कि उनको कहां से, किस देश से कितना पैसा कब आता है। और उसका कारण है कि मैं 1989 से उनको जानता हूं, राजेंद्र सिंह राणा को। तो ये एक बात आ गई, इसलिए राजेंद्र सिंह राणा जैसे हिंदुस्तान में हजारों लोग हैं, वो तो एक नहीं है। हिंदुस्तान में इस समय 18,000 से ज्यादा संस्थाएं हैं जो फॉरेन फंड्स लेके इसी तरह के काम में लगी हुई हैं, जिनको एनजीओ कहा जाता है। 18,000, और इनका एक साल का बजट लगभग 20,000 करोड़ रुपए है जो आता है बाहर से और देश के अंदर से मोबिलाइज किया। उसमें आप 5 अगस्त की वीडियो देखेंगे अन्ना और अरविंद गांधी के ऊपर, तो उसमें आपको, उस वीडियो में मैंने बैकग्राउंड दिया था। आज ये डिटेल्स है, इस डिटेल इसलिए क्योंकि मैं एक मीटिंग अटेंड की अन्ना के ग्रुप की, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें ये अन्ना की जो ब्लॉक से पत्रिका ली गई है कि टीम अन्ना का विसर्जन कर दिया और आगे क्या प्रोग्राम है, तो वो, और वहाँ जो बात हुई, वहाँ कोर कमेटी के मेंबर भी थे दिनेश भाई वाघेला, और जिस प्रकार का बात हुई, या तो रेदर बात की ही नहीं उन्होंने, या तो बोलने ही नहीं दिया। तो उसके बाद इस मूवमेंट के बाद बारे में और इन्फॉर्मेशन मिली, तो मैंने सोचा इस पे मैं पूरा वीडियो बना देता हूँ। तो जन लोकपाल का ड्राफ्ट उन्होंने पब्लिक के सामने दिया दिसंबर 2010 के आसपास, दिसंबर 2010, नवंबर 2010 के आसपास। तो तब हमने पहले जो जन लोकपाल 1.2 था और उसी में काफ़ी कार्यकर्ताओं से बात हुई। मेरी तो कार्यकर्ताओं से बात हो रही थी जन लोकपाल के बारे में। तब जन लोकपाल शब्द नहीं था, ऑल्टरनेट लोकपाल बोलते थे। एक सरकार का लोकपाल, और इंटरनेट पे बहुत सारे एक्टिविस्ट हम इनफॉर्मली काम करते थे, फेसबुक ग्रुप पे, ऑर्कुट ग्रुप पे, एक दूसरे को ईमेल भेज के। तो मुझे कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया, बम्बई के कुछ कार्यकर्ताओं ने, कि हम लोकपाल के कानून पे काम कर रहे हैं, आप भी प्रचार करने में हमारी मदद करो। तो मैंने बोला कानून का ड्राफ्ट दो।
तो उन्होंने ड्राफ्ट भेजा। फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई लोकपाल भ्रष्ट हो गया तो क्या, या तो लोकपाल मल्टीनेशनल कंपनी या क्रिश्चियन मिशनरी का एजेंट हो गया और जो ईमानदार अफसर है उनको डराने धमकाने लगा, तो ये तो नुकसान हो जाएगा कि भाई मैं मुकेश अंबानी हूँ यदि, तो मैं तो लोकपाल के कानून को सपोर्ट करूँगा कि मेरा काम आसान हो गया, अब मुझे सिर्फ 10-15 लोगों को ही रिश्वत देनी है। तो जो एक्टिविस्ट थे वो तो जनरली ऑनेस्ट और जेन्युइन होते हैं, उन्होंने बोला कि ये प्रॉब्लम तो हमें भी सता रहा है, हमें हमारी भी नींद हराम हो रखी है और इसका कुछ उपाय हो तो बताओ। तो मैंने उन्हें राइट टू रिकॉल लोकपाल के क्लॉज ड्राफ्ट करके दिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ अगस्त 2010 की बात, अगस्त सितंबर 2010 की बात। तो कि यदि लोकपाल भ्रष्ट हो जाता है तो पता तो चल ही जाएगा, मिनिस्टर का भ्रष्टाचार छिपता तो नहीं है पब्लिक से, बड़े भ्रष्टाचार खास करके, तो पब्लिक इसे निकाल सकती है। और जो पूरा प्रोसीजर मैंने एक्सप्लेन किया था कि कोई भी आदमी जो लोकपाल बनना चाहता है वो अपना नाम रजिस्टर करा सकता है। कोई भी आदमी मतदाता पटवारी की कचहरी जाके 3 रुपया देके अधिक से अधिक 5 व्यक्तियों को स्वीकृति दे सकता है और किसी भी दिन स्वीकृति कैंसिल कर सकता है। ये सारा, और यदि किसी एक व्यक्ति को 20 करोड़ से ज़्यादा स्वीकृतियाँ मिलती है, जो कि मिली हुई स्वीकृतियों में सबसे ज़्यादा है, तो वो लोकपाल बनेगा। ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm, उसके चैप्टर 45 में दिया है 45 कि गेम ऑफ एमएनसीपाल, इसमें राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का पूरा ड्राफ्ट दिया है। तो कार्यकर्ताओं को ये ड्राफ्ट अच्छा लगा, उन्होंने इस ड्राफ्ट को लोकपाल के, ऑल्टरनेट लोकपाल बोलते थे तब, लोकपाल में ऐड कर लिया और ये ड्राफ्ट सर्कुलेट होने लगा। फिर अक्टूबर 2010 में मुझे किसी ने बताया कि भाई अन्ना और अरविंद केजरीवाल भी इस ड्राफ्ट को एक्सेप्ट करके इसका प्रचार करने वाले हैं। तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि भाई इतने बड़े आदमी राइट टू रिकॉल को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में 2 ही बड़े आदमियों ने राइट टू रिकॉल को सपोर्ट किया, स्वामी रामदेव जी और राजीव दीक्षित जी। इसके सिवा जितने भी बड़े नेता या एनजीओ के मालिक वगैरह थे उन्होंने हमेशा राइट टू रिकॉल का विरोध ही किया था। पर मैंने कहा अब जब कर रहे हैं तो बात मान लेनी चाहिए। फिर जब दिसंबर 2010 में जन लोकपाल का ड्राफ्ट देखा तो उसमें पाया कि राइट टू रिकॉल लोकपाल का पूरा पन्ना था वो उन्होंने फाड़ के फेंक दिया। क्यों फाड़ के फेंक दिया वो आगे बताऊंगा कि फोर्ड फाउंडेशन को कभी राइट टू रिकॉल अच्छा नहीं लगेगा। तो मुझे जो पहले आश्चर्य हुआ कि भाई ये फोर्ड फाउंडेशन के आदमी है, अन्ना अरविंद गांधी वगैरह, तो ये कैसे सपोर्ट कर सकते हैं फोर्ड राइट टू रिकॉल को। और वो बाद में अक्टूबर में सच निकला। तो अक्टूबर में हमने इसका प्रचार तेज किया, अक्टूबर 2010। जो लोग फेसबुक पे हैं, भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के काफ़ी कार्यकर्ता, और हमने इस मूवमेंट को एक्सपोज करना शुरू किया अक्टूबर 2010 से ही कि एक तो ये जन लोकपाल का कानून क्यों चाहते हैं, ताकि मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी उनका काम आसान हो जाए। दूसरा, ये जन लोकपाल के मास मूवमेंट इसलिए खड़ा करना चाहते हैं कि मास मूवमेंट का एक भ्रम खड़ा किया जा सके, क्योंकि लोकपाल तो पास होना ही था। यूएनसीएसी में मल्टीनेशनल कंपनियों को लोकपाल का कानून चाहिए ताकि 10-15 आदमियों को कंट्रोल में रख के और उनको रिश्वत देके पूरे इंडिया पे कंट्रोल किया जा सके। इसलिए उन्होंने भारत सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को और अन्य मंत्रियों को डरा के, धमका के या रिश्वत दे के, या भी यही कि इस पे साइन करो तो तुम्हारी नौकरी चालू रहेगी, यूएनसीएसी पे साइन करा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। अब नाम तो बहुत अच्छा है, कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, कौन खिलाफ हो सकता है, मतलब इसको अपोज करेगा। पर उसका पूरा ड्राफ्ट पढ़िए तो इंडिया में एक ओलिगार्की डालने की एक साजिश है। उसके सेक्शन 5 में, यूएनसीएसी के सेक्शन 5 में लिखा है कि हर एक देश केंद्र और राज्य स्तर पे 5 या 10 सदस्यों की एक टीम रखेगा जिसके पास भ्रष्टाचार के केस में किसी भी मंत्री, अधिकारी वगैरह को प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट करने का पावर होगा। यानी यूएन पे जो साइन किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूएन सीएसी पे साइन किया, उससे तय था कि अभी 1-2 साल में लोकपाल का कानून आएगा। तो अभी लोकपाल का पब्लिक को पता लगता है कि लोकपाल का कानून यूएन के दबाव से आ रहा है। यूएन यानी मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी, उनके दबाव से आ रहा है। तो कांग्रेस के सांसदों की इज्जत खत्म हो जाएगी, सारे सांसदों की इज्जत खत्म हो जाएगी। इसलिए सारे पार्टियों के सांसद ये चाहते थे कि मास मूवमेंट का एक ढकोसला, एक ढोंग खड़ा होना चाहिए कंट्री में, ताकि हम कह सकें कि भाई हम तो लोकपाल का कानून मास मूवमेंट की वजह से ला रहे हैं, यूएन की वजह से नहीं ला रहे। तो ये सारी चीज़ें मैं
हमने जो एक्सपोज किया और साथ में कि यदि देश का भला हो जाता है तो भला हो जाए, दो में से एक, कि हमने नवंबर 2010 में अन्ना और उनकी टीम अन्ना को राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के सारे ड्राफ्ट अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में डिटेल से ड्राफ्ट करके दिया, और उनके सैकड़े कार्यकर्ताओं को, आप फेसबुक पे काफ़ी कार्यकर्ता आपको मिलेंगे जो इस बात की गवाही देंगे कि हाँ भाई, राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के बारे में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के कार्यकर्ता, राइट टू रिकॉल ग्रुप के कार्यकर्ता, राहुल मेहता मेरे अन्य साथी, उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल के बारे में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2010 में ही लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की थी। अधिकतर कार्यकर्ताओं को ये क्लॉज पसंद आया। उन्होंने द अन्ना और अरविंद गांधी को कहा कि भाई ये क्लॉज होना चाहिए लोकपाल के ड्राफ्ट में, जन लोकपाल के ड्राफ्ट में। उन्होंने ये बात नहीं मानी। उसके बाद मूवमेंट में और परिवर्तन आए कि फरवरी में फिर दूसरा एक घटना जो हुई कि नवंबर 2010 में दीक्षित जी का देहांत हो गया, उनका मर्डर हो गया यूं कहूँगा मैं। और दीक्षित जी मास मूवमेंट शुरू करना चाहते थे राइट टू रिकॉल, स्वदेशी, काले धन के मुद्दे पर और बेरोजगारी के मुद्दे पर। ये उनकी वीडियो में आपको मिलेगा। नवंबर 28, 2010 उनकी हत्या के 2 दिन पहले का वीडियो है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम राइट टू रिकॉल, राइट टू रिजेक्ट, स्वदेशी, इन मुद्दों पर जन आंदोलन शुरू करने वाले हैं। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि ऐसे मुद्दों पे जन आंदोलन न हो और लोकपाल जैसे चिल्लर मुद्दे पे जन आंदोलन हो। अब फरवरी 27 को स्वामी रामदेव जी ने जो मीटिंग रखी, जिसमें लाखों की संख्या में, हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे, लेकिन अधिकतर पेड मीडिया ने उसको 10 मिनट का भी कवरेज नहीं दिया। पूरे दिन वो मीटिंग चली थी, जिसमें काफ़ी वक्ता थे। अन्ना, अरविंद गांधी, स्वामी रामदेव जी तो थे ही, दीक्षित जी नहीं थे क्योंकि उनका देहांत हो चुका था। ये फरवरी 2011 की बात कर रहा हूँ। और विश्वबंधु गुप्ता वगैरह, और उस मीटिंग का कुछ कवरेज नहीं मिला। और तब स्वामी जी ने ये घोषणा की थी कि हम काले धन के मुद्दे पर मास मूवमेंट शुरू करेंगे। और इस मास मूवमेंट को फेल करने के लिए, इसका प्रभाव कम करने के लिए और स्वामी रामदेव जी का प्रभाव करने के लिए अप्रैल 4, 2011 को अन्ना जी का अनशन रखा गया। अप्रैल 4 से अप्रैल 8, 2011 ये अनशन चला। और जिन अन्ना को पूरे देश के आधे % लोग भी नहीं जानते थे, उसको पेड मीडिया ने दिन के 24 घंटे का कवरेज दिया। हर एक टीवी चैनल, फिर वो MTV जैसा सड़ा चैनल हो या स्टार न्यूज़ जैसा न्यूज़ चैनल हो, हर एक चैनल द अन्ना को, उस समय वो अन्ना थे, बाद में द अन्ना बने, अन्ना को 24 घंटा दिखाना शुरू किया और उनको एक मास हीरो बना दिया ताकि स्वामी रामदेव जी का प्रभाव कम हो सके। ये स्ट्रेटेजी पेड मीडिया नहीं, पेड मीडिया के पीछे मल्टीनेशनल कंपनियां और मिशनरी है। कुछ लोग कहते हैं कि इसके पीछे कांग्रेस है, वो बात भी सही है, क्योंकि कांग्रेस के पीछे भी MNC और मिशनरी है। कांग्रेस का जो टॉप है, कांग्रेस के जो इलीट 100-200 लीडर है, वो सब के सब बिके हुए हैं, वो सब मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के एजेंट है। तो आप कांग्रेस कहो या MNC ओनर और मिशनरी कहो, वो वन एंड द सेम थिंग हुआ, एक ही चीज हुई। तो और अप्रैल 4 और अप्रैल 8 में देखिए कि मीडिया ने उसको पूरा 100% कवरेज दिया, मैं कहूँगा 200% कवरेज दिया। और उस समय बात कि जन लोकपाल के लिए कमेटी बनानी चाहिए, और क्योंकि कांग्रेस भी चाहती थी, कांग्रेस के नेता भी चाहते थे कि अन्ना और अरविंद गांधी उभर के आए ताकि वो बड़े नेता बने, ताकि वो जब इलेक्शन लड़े तो बीजेपी के वोट काट सके। ये स्ट्रेटेजी उस समय इतनी क्लियर नहीं थी, अब तो क्लियर हो गई, उस समय इतनी क्लियर नहीं थी। लेकिन फिर भी अप्रैल 8, 2011 जब अन्ना का अनशन खत्म हुआ, तब पूरा भारत तो क्या मैं कहूँगा पूरी दुनिया या शायद पूरे ब्रह्मांड का रोम कण उनकी तारीफ कर रहा था। तब फेसबुक पे भी मेरे आर्टिकल देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स है, राइट टू रिकॉल अगेंस्ट करप्शन कम्युनिटी के, इसी अप्रैल महीने 2011 के। तब मैंने ये लिखना शुरू किया था कि ये आदमी फोर्ड फाउंडेशन का एजेंट है, अन्ना और बाकी उसके साथी,
और सारा की हिस्ट्री लिखी थी जो भूषण है, जो कि बरसों से मतलब आज़ाद कश्मीर की मांग करते हैं कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए, इनके बारे में भी। पर मेन फोकस मेरा अन्ना और अरविंद गांधी पे था कि ये फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट है, इन्होंने ये पूरी मूवमेंट शुरू की है ताकि इस बात को ढका जा सके कि लोकपाल UNCAC की वजह से आ रहा है, और इस बात को ढका जा सके कि लोकपाल भारत में ओलिगार्की थोपने का एक यंत्र है और स्वामी रामदेव जी का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए, और साथ में काले धन की मूवमेंट को रफा दफा करने के लिए। और कांग्रेस का इसके पीछे एक और मकसद था कि इनको देश के एक बड़े नेता की तरह उभारते हैं, फिर इनको कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट पार्टी बनाओ, एक अलग से पार्टी बनाओ, तो वो जब इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो वोट किसके खींचेंगे? एजुकेटेड मिडिल क्लास के। और एजुकेटेड मिडिल क्लास किसको वोट देता है? मान लो कोई थर्ड ऑल्टरनेटिव ना हो, सिर्फ बीजेपी कांग्रेस हो, तो एजुकेटेड मिडिल क्लास वोटर है वो जनरली बीजेपी को वोट देता है बड़ी संख्या में, मतलब 70, 80, 90% की तादाद में वो बीजेपी को वोट देता है। तो यदि अन्ना और अरविंद गांधी को मिडिल क्लास हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है तो बड़ी संख्या में वोट उनके खाते में जाएंगे। वो तो इलेक्शन जीतेंगे नहीं तो, लेकिन बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे, तो इस तरह से कांग्रेस की 30, 40, 50 सीट बढ़ जाएगी। ये गिनती से कांग्रेस ने भी मीडिया को पैसा देना शुरू किया कि इन्हें नेता की तरह उभारा जाए। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि इनकी नीयत, मैं क्यों अप्रैल 2011 में कह रहा था कि इनकी नीयत में खोट है, किस सबूत के आधार पर या किस चीज़ों के आधार पर, कि जब इनको बताया गया कि भाई राइट टू रिकॉल जन लोकपाल होना चाहिए तो सबने मना किया। भाई कौन ईमानदार आदमी राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध करेगा? यहीं पे इनकी नीयत पे शंका करनी चाहिए थी, मैंने की, अधिक आप में से कईयों ने नहीं की और अब आप कर रहे हैं। जब मैं अप्रैल में ये सारे डॉक्यूमेंट लिखता था और फेसबुक पे कमेंट डालता था तो लोग मुझे बोलते थे कि आप कांग्रेस के एजेंट हो, मैं कांग्रेस का एजेंट हूँ, इस तरह से आप अन्ना जैसे बहुत ही ईमानदार शरीफ आदमी जो कि भारत में भ्रष्टाचार दूर करने के लिए लड़ रहा है उसको बदनाम कर रहे हो। अरविंद गांधी जिन्होंने इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको बेकार में बदनाम कर रहे हो। और मैंने कहा कि भाई ये अच्छे आदमी हैं तो ये राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का ड्राफ्ट का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो फिर से मेरे पे ही दोष डाला जाता कि आपने ड्राफ्ट समझाया नहीं। मैंने कहा क्या नहीं समझाया, जब मैं तुमको समझा सकता हूं तो इनका तो इतना एक्सपीरियंस है 30-35 साल की पब्लिक लाइफ का, और उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इतने साल काम किया है, 5-10 साल, तो वो तो ड्राफ्ट पढ़ के 5 मिनट में समझ जाएंगे। और बाकी काफ़ी एक्टिविस्ट ने भी मुझे बताया कि भाई मैंने इस ड्राफ्ट का एक एक लाइन हिंदी में अन्ना को सुनाया, एक एक लाइन अंग्रेजी और हिंदी में अरविंद गांधी को सुनाया, उनके सारे डाउट क्लियर हो गए। उनका एक डाउट था कि भाई वोट खरीदे जाएंगे तो उसका भी जवाब दिया एक्टिविस्ट ने कि भाई इसमें प्रोविजन है राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का ड्राफ्ट जो मैंने दिया है चैप्टर 45 में, कि वोटर जो मतदाता है वो किसी भी दिन अपनी स्वीकृति को चेंज कर सकता है। तो मान लो मैं किसी मतदाता को बोलता हूं कि आप मुझे स्वीकृति दो, मैं 100 रुपया दूंगा, तो वो मुझे स्वीकृति दे देगा। और यदि वो मुझे लोकपाल की जगह नहीं देखना चाहता तो दूसरे दिन मेरी स्वीकृति कैंसिल कर देगा। अब लोकपाल बनने के लिए मुझे देश में 20 करोड़ लोगों की स्वीकृति चाहिए, तो करोड़ों लोग मुझे स्वीकृति देंगे, दूसरे दिन मेरी स्वीकृति कैंसिल कर देंगे, तो मैं क्या 20 करोड़ लोगों से झगड़ने जाऊंगा? ये मुमकिन ही नहीं है। पहले तो 20 करोड़ लोगों को कैश पहुंचाना भी आसान काम नहीं है, और मान लो मैंने पहुंचा भी दिया तो वो लोग दूसरे दिन वोट का अपना अप्रूवल कैंसिल कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन के जवाब देने के बावजूद भी उन्होंने राइट टू रिकॉल जन लोकपाल का विरोध किया। इतना ही नहीं, एक सामान्य प्रोसीजर हमने डिस्क्राइब की कि कोई आदमी यदि लोकपाल को कंप्लेन करता है तो उसकी कंप्लेन वेबसाइट पे आनी चाहिए, और कोई आदमी उसमें अपना नाम ऐड कराना चाहता है तो ये प्रोसीजर होना चाहिए लोकपाल ड्राफ्ट में कि वो 3 रुपया देके पटवारी की कचहरी में जाके अपना नाम ऐड करा सके, और बाद में ये प्रोसीजर SMS और ATM पे भी आ सकती है। उसका बेनिफिट क्या है कि यदि 5 लाख लोगों की एक ही कंप्लेन है तो 5 लाख लोगों को कंप्लेन फाइल ना करनी पड़े, एक आदमी कंप्लेन फाइल करे, बाकी 5 लाख लोग अपने नाम जोड़े। तो ये बात भी उन्होंने स्वीकार नहीं की। ज्यूरी सिस्टम विद इन द लोकपाल की, तो सारे जो लोकपाल के दुर्गुण, जो ओलिगार्की है लोकपाल की, सारा पावर 11 लोगों के हाथ में,
उसका जो तोड़ हमने बताया है वो सारे तोड़ उन्होंने नामंजूर कर दिए। उससे ज्यादा इस कानून का उन्होंने हिंदी में अनुवाद कब दिया? मई 15, 2011 को। मई 15 मतलब पूरी अनशन अप्रैल का खत्म हो गया, उसके बाद उन्होंने हिंदी अनुवाद दिया। फिर मैंने कार्यकर्ताओं को पूछा कि आपने ये लोकपाल का 26 पेज का ड्राफ्ट पढ़ा है? उस समय 26 पेज का था, अब 40 पेज का हो गया। लोकपाल 2.1 या 2.2 40 पेज का है, ये मैं लोकपाल 1.2 की बात कर रहा हूँ, वो 24-25 पेज का था। तो उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं पढ़ा। 25 पेज का जो लोकपाल का कानून का ड्राफ्ट है, वो ड्राफ्ट आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने का कोई प्रयास किया गया? क्या आपके जो रीजनल लेवल की या तहसील लेवल की मीटिंग होती है तो कहीं नहीं, उसमें हमको एक ही बोला जाता है कि मेंबर बनाओ और लोगों को लेके आओ, संगठन को आगे बढ़ाओ। ड्राफ्ट पे कोई चर्चा नहीं होती, बस वो 2 पेज का समरी दे दिया, समरी में सब झूठ लिखा है। और इसका हिंदी अनुवाद तो अभी तक दिया ही नहीं है। मैंने कहा कि यदि कोई आदमी ईमानदारी से देश में कानून के मुद्दे पे मास मूवमेंट खड़ा करना चाहता है तो उसका हिंदी और दूसरी भाषाओं में अनुवाद क्यों नहीं देगा? हम जितना हो सके इसका हमने हिंदी में अनुवाद किया है। 301.h.htm आपको देखना हो, rahulmehta.com/301.h.htm पे हिंदी अनुवाद मिलेगा। और बहुत सारी पत्रिकाओं का हमने हिंदी में अनुवाद दिया हुआ है। लेकिन जन लोकपाल के कानून का हिंदी अनुवाद भी कब दिया? जब मैंने अप्रैल एंड के आसपास इंडियन एक्सप्रेस में एडवर्टाइजमेंट दी अखबार में, एक कि जन लोकपाल में राइट टू रिकॉल होना चाहिए और दूसरा इसका हिंदी अनुवाद दीजिए। फिर जब मई 26, 2011 को द अन्ना अहमदाबाद आने वाले थे, तब मैंने IAC की जो मीटिंग हुई 5 मई को, उसमें मैंने बताया और ईमेल से भी भेजा कि मैं मीडिया के सामने अन्ना जी को कहूंगा कि आप ये 40 पेज का जन लोकपाल के ड्राफ्ट का कोई भी एक पन्ने का कोई भी एक पैराग्राफ मुझे पढ़ के बताओ। और जाहिर है वो नहीं पढ़ पाएंगे, तब मैं मीडिया के सामने ही कि जो कानून आपने पढ़ा नहीं है उसके बलबूते पे आप कितना उछल रहे हो कि ये कानून से भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तो तब उन्होंने मई 15 को 2011 को हिंदी अनुवाद दिया, और वो भी उसकी ऐसी कठिन हिंदी कि कोई MA का स्टूडेंट भी उसे समझ ना पाया आसानी से। जो जन लोकपाल का अंग्रेजी ड्राफ्ट था, उसकी भी अंग्रेजी जानबूझ के इतनी कठिन बनाई गई थी कि लंदन का वकील भी उसे समझ ना सके। जानबूझ के इतनी कठिन अंग्रेजी में लिखा इन्होंने, क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि कार्यकर्ता जन लोकपाल के ड्राफ्ट को पढ़े। तो ये सारी चीजों से मैंने अप्रैल 2011 में ही प्रचार करना शुरू किया कि ये फोर्ड फाउंडेशन के एजेंट है, भारत की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को धोखे में रखना चाहते हैं, आगे जाने पे इनका जो भी मकसद हो। पर अभी से इनके साफ साफ पता लग रहा है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। दूसरा, कुछ टाइम के बाद स्पष्ट हो गया कि मीडिया इन्हें सपोर्ट कर रहा है। कैसे? कि जून, कांग्रेस और मीडिया दोनों इनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब जून 4, 2011 को जब स्वामी रामदेव जी और उनके समर्थकों पर लाठीचार्ज हुआ, उसका और अगस्त 15 को कंपैरिजन कीजिए। कांग्रेस के मंत्री यदि चाहते तो अन्ना को 14 अगस्त 2011 को अरेस्ट करके हेलीकॉप्टर से किसी कोने में भेज सकते हैं, राजस्थान या मध्य प्रदेश, या मध्य प्रदेश नहीं, वहां तो बीजेपी की सरकार, पर कांग्रेस या महाराष्ट्र की कोई जगह पे, कि आप इस जगह से बाहर नहीं जाएंगे, या अनशन करना हो तो करो, और वहां मीडिया कुछ नहीं। तो अपने आप पब्लिक की नजर से गायब हो जाते। लेकिन उनको अरेस्ट कब किया गया? सुबह 8 बजे, जब पूरा देश टीवी देख रहा है, क्योंकि 15 अगस्त छुट्टी का दिन है, हर एक आदमी टेबल पर बैठा है, चाय पी रहा है, टीवी देख रहा है। तो सुबह 7-8 बजे उनको अरेस्ट किया गया, ताकि मीडिया को पूरा लाइव कवरेज देने का मौका दिया गया। यहां तक कि द अन्ना को जब तिहाड़ जेल ले गए तो वहां भी उन्हें लाइव कवरेज देने का मीडिया को मौका दिया गया, जेल के अंदर तक कैमरा ले जाने दिया। तो इससे साफ पता लग रहा था कि कांग्रेस बड़े पैमाने पे चाहती थी कि इस आंदोलन को समर्थन मिले। दूसरा, रामलीला मैदान, जिसमें बारिश की वजह से पूरा मैदान पानी गीला था, उस पे दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ट्रैक्टरों ने आके रेत डाली। हो सकता है उसका खर्चा दे दिया हो, मुझे नहीं पता, वो खर्चे की चिंता नहीं है मुझे। और पूरे मैदान को बैठने लायक और स्टेज डालने लायक बनाया। यानी साफ दिख रहा है कि रामलीला मैदान की परमिशन देने के बाद जो ग्राउंड खड़ा करने का काम था वो भी गवर्नमेंट ने या कांग्रेस ने किया।
और उसके बाद पूरे 15 दिन रोज टीवी चैनल उसको फुल कवरेज देते थे। यदि कवरेज नहीं देते तो मूवमेंट अपने आप खत्म हो जाती थी। और उल्टा देखिए कि जून 4 को पुलिस को आदेश दिया कि स्वामी जी के समर्थकों की पिटाई करनी है, पंडाल को आग लगाना है। यह आदेश सुरपंखा गांधी, मनमोहन सिंह और चिदम्बरम ने पुलिस को दिया था। तो कब करने को दिया? रात को 2 बजे। तब लाइव कवरेज हो नहीं रहा, और हो रहा है तो कोई देख नहीं रहा, रात को सब सो चुके हैं। रात को 2-3 बजे घटना होती, यानी दूसरे दिन अखबार में भी नहीं आएगी, और तीसरे दिन अखबार में आएगी तब तक खबर एक तरह से स्टेल हो चुकी है, बासी हो चुकी है, क्योंकि दूसरे दिन लोगों ने 8-9 बजे टीवी में देख लिया। और उसके बाद मीडिया ने लगातार स्वामी जी का नेगेटिव कवरेज किया कि स्वामी जी की गलती थी जो हुआ वो। यहाँ तक कि कुछ लोग तो स्वामी रामदेव जी को, कुछ जर्नलिस्ट रामदेव कह के ही पुकारने लगे टीवी पे। स्वामी भी नहीं शब्द बोलते थे, न बाबा बोलते थे, न स्वामी बोलते थे, न रामदेव जी बोलते थे। मतलब एक तरह का डिग्रेडेशन, क्योंकि उनको जो पैसा आता है मीडिया को मल्टीनेशनल कंपनियों से, मिशनरियों से, सऊदी अरेबिया से, वो किसी भी हालत में स्वामी रामदेव जी को मूवमेंट के गिरा के अन्ना की मूवमेंट को उभारना चाहते थे। तो अगस्त 15, 2011 की अन्ना की मूवमेंट हुई। इसमें साफ दिख रहा है कि कांग्रेस और मीडिया यानी मल्टीनेशनल कंपनी मिशनरी ने उनको फेवरेबल कवरेज दिया था। उसके बाद जन लोकपाल कानून पार्लियामेंट में आया।